नमस्कार। ब्रह्म विद्या के इस दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अब तक जो हमने समझा है उसको एक बारी ब्रीफली हम रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हम आगे उससे जा सकें और जो नए लोग आए हैं वो भी उसको एक बारी समझ सकें। हमने अभी तक ये देखा कि यूनिवर्सल लॉज सब जगह पर चलते हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है प्रकृति में जहाँ पे नियम ना हो। प्रकृति के अपने नियम हमेशा कार्य करते रहते हैं। फिज़िक्स में हम देखते हैं, केमिस्ट्री में हम देखते हैं, बॉटनी में हम देखते हैं, ज़ूलॉजी में देखते हैं, ह्यूमन एनाटमी के अंदर हम देखते हैं। हमारी जो शरीर है वो भी वैसे चलता है। हमारा जो मन है वो साइकोलॉजी, उसमें भी देखते हैं। फिर हम देखते हैं चांद तारों के बीच में एस्ट्रोनॉमी, वहाँ पर भी ये सारे जो साइंसेस हैं और मैथमेटिक्स इसके अंदर भी। कॉमन सेंस हमें बताती है कि अगर हम आम का पेड़ है तो हमारे को आम ही मिलने वाला उससे, अंगूर नहीं आने वाले उसमें। ये तो हमें समझ में आती है वैसी बात। अगर हम आग के ऊपर एक बर्तन जिसमें पानी रखा हुआ है तो वो गर्म होगा, आग उसको गर्म करेगी। तो आग की अपनी क्वालिटी है। ऐसा तो है नहीं किसी दिन आग बोलेगी आज मैंने इसको गर्म नहीं करना। ऐसा भी नहीं है कि हम नहाने जाते हैं तो पानी कहेगा आज मैंने इसको गीला नहीं करना। ये सारी जो प्रकृति के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी अलग अलग हम कहेंगे कि यूनिट्स हैं, उनका अपना स्वभाव है, अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो स्वभाव प्रकृति के हिसाब से उन पे फिक्स्ड है और वो वैसे ही चलते हैं। तो नियम जो हैं वो तो फिक्स्ड है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। फिर भी कुछ उदाहरण और ले लेते हैं, क्योंकि एक जैसे मुर्गी का अंडा है वो मुर्गी ही पैदा करेगी, एक जो पेड़ है वो अपने ही फल को पैदा करेगा, इंसान भी इंसान को ही पैदा करेगा। ऐसे ही जब हम कोई 2 और 2 को जोड़ते हैं तो 4 ही आएगा। तो ये सब हमने देखा और इसको और ज़्यादा एलैबोरेट ना करते हुए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को और सोचें और देखें क्या कोई ऐसा एक्सेप्शन है कि जहाँ पे आज तो ये नियम चलता है प्रकृति में, कल वो चेंज हो जाएगा। ऐसा कोई है एग्जाम्पल? तो आप इसके बारे में ज़रूर सोचिए। तो ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशन है। जब हम अपने आसपास देखते हैं, हम ब्रह्म विद्या की बात कर रहे हैं, तो हमारे आसपास जो ब्रह्मांड है, जो संसार है, जो हमारा संसार है, जिसके अंदर हम आगे सब चीज़ें देखते हैं हमारे सामने घटते हुए, क्या उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है जो नियम के अनुसार नहीं चलती? ये हमारी एक्सरसाइज है। इसको ज़रूर सोचिए, देखिए, परखिए, सिर्फ मानिए मत, इसको समझिए। दूसरी बात जो हमने पिछली बारी करी वो ये थी कि ऐसे ही जब हम आसपास देखेंगे अपने, तो हम पाएंगे कि इनइक्वालिटी है, वैरायटी है, अलग अलग लोगों की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। अब हम बात कर रहे हैं मनुष्य की। तो जैसे एक मनुष्य जो है सुंदर है, एक मनुष्य औसत है और एक जो है वो सुंदर नहीं है। ऐसे ही एक अमीर है, एक गरीब है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है और अब तो ट्रांसजेंडर भी है। तो कोई व्यक्ति उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, कोई व्यक्ति जन्म से ही बीमार रहता है, उसकी हेल्थ नहीं बनती है। किसी की आंखें वीक होती हैं, किसी की आंखें जो हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो इतने नाना प्रकार के अलग अलग वेरिएशंस, वैरायटीज़ हमें पाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, हमारे आसपास भी। ये वैरायटी क्यों है? ये ऑब्जर्वेशन तो है कि भाई आफ्टर ऑल एक ही टाइम पे एक बच्चा सड़क पे पैदा हो रहा है और एक टाइम पे वो किसी अमीर के घर में पैदा हो रहा है। उनकी लाइफ तो टोटली ही डिफरेंट हो गई। किसी व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इतना सा पैसा कमाने के लिए, और किसी को कुछ नहीं करना पड़ा, उसको इतना मिल रहा है, बैठे बैठे वो किराए खा रहा है। ये माजरा क्या है? ऐसी इनइक्वालिटी क्यों है? तो ये भी हम बात करेंगे, पर पहले हम ऑब्जर्व करें, देखें, पहचानें कि इनइक्वालिटी है, वैरायटी है। इक्वालिटी का मतलब ये है कि हमें
कुछ नहीं पता कि हम जहाँ पैदा हुए वो वहाँ क्यों हुए। हम तो चाहते अगर हमारे को चॉइस दी जाती तो हम तो सबसे अमीर, सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया बॉडी के साथ पैदा होते, मगर ऐसा तो नहीं है। तो ये वेरिएशन, ये डिफरेंसेस, ये इनइक्वालिटी, ये चांस, इसको हम किस्मत भी कह सकते हैं, इसको भगवान की मर्जी भी कह सकते हैं, जो मर्जी कहें, ये है। तो ये दूसरी ऑब्जर्वेशन है। पहली कि कुदरत नियम अनुसार चलती है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कुदरत में जो नियम के अनुसार न चले। और दूसरी कि हमारे आसपास इर्द गिर्द सब लोग अलग अलग टाइप के हैं, सब लोग अलग अलग क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, उनके अपने अपने स्वभाव अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं, सर्कमस्टांसेस अलग हैं, और वो उन्होंने चूज़ नहीं करा कि हमें आज गरीब बना दो, हमें रिक्शे वाला बना दो कि हम बहुत मेहनत करेंगे दिन भर और थोड़ा ही कमा पाएंगे, धूप के अंदर, बारिश के अंदर, सड़कों पे काम करते रहेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो ये नाना प्रकार की हमारे को जो है किस्में मिलती हैं। तो ये दूसरी ऑब्जर्वेशन हो गई। तीसरी ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं कि जो हमने बोला प्रकृति के नियम, इनको हम कह सकते हैं यूनिवर्सल लॉज। ब्रह्मांड के जो नियम हैं ये सब पर लागू होते हैं, तभी तो वो ब्रह्मांड के हैं। और उनके जगह पे दूसरे जो टाइप के नियम जो हम बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं, उनको हमने कहा था मैन मेड लॉज, जो मनुष्य खुद बनाते हैं। तो ये लोकल होते हैं। लोकल का मतलब होता है कि एक सीमित दायरे में होते हैं। जैसे कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने कोई नियम बनाया, ट्रैफिक पुलिस ने एक नियम बनाए, तो वो उनके लिए जो ट्रैफिक में आ रहे हैं, जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, वैसे ही ट्रैफिक के नियम दिल्ली में अलग हो सकते हैं, किसी दूसरे देश में दूसरे अलग हो सकते हैं। वैसे ही हमारी गवर्नमेंट के जो नियम हैं और दूसरी जगह के गवर्नमेंट के नियम वो अलग अलग हो सकते हैं। वैसे ही हमारे घर के पास जो मंदिर है उसके अपने जो नियम हैं मंदिर में जाने के, आने के, और दूसरी जगह पे साउथ इंडिया में या किसी और देश के अंदर जो नियम हैं मंदिरों के, वो डिफरेंट हो सकते हैं। लोकल लॉज जो हैं वो मैन मेड होते हैं, और प्रकृति के जो नियम हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, वो सब जगह पे लागू होते हैं। तो वो सब जगह पे लागू होते हैं यूनिवर्सल नियम, सब पे लागू होते हैं वो, और सब समय पे लागू होते हैं। तो टाइम, प्लेस एंड पर्सन का कोई वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं। मैन मेड लॉज के अंदर कई नियम हो सकता है कुछ ग्रुप्स के लिए लागू हो, जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसी हमारे देश में कुछ लोगों पे वो लागू है। कुछ नियम जो होते हैं वो जगह जगह के हिसाब से होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ नियम अलग हैं। और आजकल की जो डिबेट चल रही है ये यूसीसी पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, तो हमें बताया जा रहा है कि गोवा के अंदर तो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, बाकी देश में है ही नहीं। तो कुछ नियम जो हैं किसी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए पर्सनल लॉ के हिसाब से वो लागू होते हैं, किसी के लिए नहीं होते हैं। तो ये टाइम के हिसाब से भी नियम हमारे चेंज होते हैं। तो हमने देखा जगह, लोग और फिर टाइम। तो हमारे लॉज जो हैं, जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो बहुत बारी नियम बदले जा चुके हैं और बदले जाते रहते हैं। तो लोकल लॉज जो मैन मेड होते हैं वो बदले जाते हैं, सब पर लागू नहीं होते हैं, ग्रुप के हिसाब से वो लागू होते हैं, और सब समूह के लिए लागू नहीं होते हैं, सब जगहों पे भी लागू नहीं होते। मोटे मोटे फ़र्क हैं प्रकृति के नियमों के अंदर और मैन मेड लॉज के बीच में। तीसरा जो अंतर है वो ये है कि प्रकृति के नियमों को हम उनको तोड़ नहीं सकते। दे आर इनवायोलेबल, उनको हम तोड़ नहीं सकते, उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। मैन मेड लॉज को हम ब्रेक कर सकते हैं, उनको हम वायलेट कर सकते हैं। और जब हम मैन मेड लॉज का उल्लंघन करते हैं, जैसे कि मैंने ट्रैफिक लाइट रेड थी और मैंने उसको पार कर दी, जंप कर दी रेड लाइट, तो मैंने मैन मेड लॉ को ब्रेक करा। प्रकृति में तो कोई ऐसा लॉ है ही नहीं कि जिसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो। प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम है कि भाई एक चीज़ दूसरे चीज़ को पैदा करेगी, मतलब एक चीज़ को स्टिमुलेट करोगे, एक चीज़ को ट्रिगर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ को लेके आएगी। जैसे कि हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर हर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है कि 50 ट्रिलियन सेल हैं हमारे शरीर के।
इस शरीर के, जो भौतिक शरीर है, हर एक सेल के अंदर करीबन 50,000 से 1 लाख बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हर एक मिनट के अंदर। ऐसा एस्टिमेट है, कोई अब गिन तो सकता नहीं ऐसे, मगर हम कह सकते हैं कि अनगिनत सेल हैं, अनगिनत रिएक्शन हो रहे हैं, मगर वो रिएक्शन बिल्कुल सटीक हैं। जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, किसी जैसे दमे के मरीज़ में, तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसको सांस फूलती है, उसको ऑक्सीजन दो या उसकी सांस की नलियों को खोलो तो उसको राहत मिलती है। ये जो हमारे जो नियम हैं मैन मेड, उनको तो हम ब्रेक कर सकते हैं, पर हम यूनिवर्सल नियम को ब्रेक नहीं कर सकते। हम उनके साथ चल के, उनको देखकर दूसरे नियमों के सहारे से पहले नियम की वजह से जो दिक्कत आ रही है उसको ठीक कर सकते हैं। तो हम एक नियम को दूसरे नियम के साथ में मैच करते हैं और उसका इफेक्ट को हम मैनिपुलेट करते हैं यूनिवर्सल लॉज के अंदर। आप इस पे सोचिएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यूनिवर्सल लॉज के अंदर कोई पेनल्टी नहीं होती, मैन मेड लॉज में पेनल्टी होती है। जब हम उल्लंघन करते हैं किसी मैन मेड नियम का, जैसे कि मैंने अभी ट्रैफिक लाइट का बताया, या मैंने टैक्स नहीं दिया अपना, या मैंने किसी के साथ में कुछ ज़बरदस्ती करी, उसके पैसे छीने, उसको मारा, खून तक कर दिया, तो मेरे को जो है उसके भुगतान करना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है मेरे पे जुर्माना हो सकता है मुझे जेल भी डालना पड़े। तो ये तो हो गए मैन मेड लॉज, उसमें होती है पेनल्टी, मगर यूनिवर्सल लॉज में कोई पेनल्टी नहीं है। तो ये तीसरा ऑब्जर्वेशन आपको देखना है, सोचना है। मैंने तो आपको सिर्फ इसके बारे में इंडिकेट कर दिया ब्रीफली। अगेन, पहला यूनिवर्सल लॉज है, दूसरा इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में, तीसरा यूनिवर्सल लॉज के अंदर पेनल्टी नहीं होती। ये तो साफ साफ हम थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करें, अपने आसपास ध्यान से देखें, अपनी चिंताएं, अपने जो कंसर्न्स हैं, अपनी लाइफ में जो चल रहा है उसको एक जगह पे साइड पे रख कर अगर हम सब देखें जो मैंने भी बताया है, तो हम पाएंगे हमारे आसपास यही तो घट रहा है, यही तो हम देख सकते हैं, ये हो रहा है, ये एनालिसिस है। ये तीन चीज़ के बाद में जो चौथी चीज़ आती है जिसको हमें समझना है, और जो लोग वो उठाते हैं जब हम ये बात करते हैं कि जी मैं एज एन इंडिविजुअल फ्री हूँ कुछ भी करने के लिए, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, जब चाहूँ वो कर सकता हूँ, तभी तो मैं उल्लंघन कर रहा हूँ मैन मेड लॉज का। अगर मैं भी यंत्र की तरह होता, इंस्ट्रूमेंट की तरह होता, सोडियम पोटेशियम की तरह होता कि भाई उसके साथ क्लोराइड आए तो वो चिपक के नमक बना देगा, सोडियम क्लोराइड, अगर ऐसा होता तो मैं तो एक कंप्यूटराइज्ड एक व्यक्ति होता, एक रोबोट होता, मगर ऐसा तो नहीं है। मेरे पास में फ्री विल है, मैं कुछ भी करना चाहूँ कर सकता हूँ एक दायरे के अंदर। तो ये फ्री विल तो लगता नहीं यूनिवर्सल लॉ के अंदर ये फिट बैठती है कहीं। तो ये अब चार चीज़ें हो गई हमारे पास में जो हमने ऑब्जर्व करी, सिर्फ देखी हैं, हमें और कुछ नहीं करा। हम यहाँ पे और कोई बात नहीं कर रहे, पहले हम समझ रहे हैं कि हमारे आसपास जो ब्रह्मांड है जो हमें दिखाई देता है, सबको, मेरे को ही नहीं, इसमें कोई बहुत गहरी बात नहीं है, मगर ऑब्जर्वेशन से जो हम एनालिसिस कर सकते हैं, जो हम पकड़ के देख सकते हैं, ये चार मोटी मोटी बातें हमें पकड़ में आती हैं। यूनिवर्सल लॉज हैं, प्रकृति में सारी नियम के अनुसार चलती है। इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में जो हमने खुद चूज़ नहीं करी है। तीसरा, यूनिवर्सल लॉज में पेनल्टी नहीं है। अगर मैन मेड लॉज को हटा दो तो मैं चाहूँ तो आपका सामान मैं खींच सकता हूँ, कोई भगवान आके मुझे नहीं बोलेगा कि तुमने क्या गलत काम करा, ऐसे मत करो। तो अगर मैन मेड लॉज हटा दें तो यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर तो माइट इज राइट, जिसके पास में पावर है वो जो मर्जी करना चाहे कर सकता है, कोई भी उसके लिए रुकावट नहीं, कोई पेनल्टी नहीं। तो ये तीसरी चीज़ है, पेनल्टी नहीं यूनिवर्सल लॉज में। और चौथी बात है कि मेरे पास फ्री विल है। ये चारों चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम कैसे बांधें इनको एक साथ, कैसे समझाएं
कि कैसे ये चल रही है संसार के अंदर, ये कैसे चल रहा है ये सब। अगर तो ब्रह्मांड नियमों के ऊपर आधारित है तो हम कैसे इन सब को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बात तो पक्की है कि ब्रह्मांड में सब कुछ नियमों से आधारित है, तो कौन सा ऐसा नियम है, कौन सी ऐसी डॉक्ट्रिन है, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो इन सब चारों बातों को जोड़ सकता है और क्लियर कर सकता है हमारी दृष्टि को कि ब्रह्मांड ऐसे चलता है। तो हम पाते हैं कि एक ही अकेला ऐसा प्रिंसिपल है, ऐसा लॉ है, नियम है, डॉक्ट्रिन कह लें, जो इन सब बातों को समझा सकता है, और उसका नाम है द लॉ ऑफ कर्म। लॉ ऑफ कर्म को लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी कहा गया है, लॉ ऑफ हार्मनी भी कहा गया है, लॉ ऑफ हार्वेस्ट भी कहा गया है, लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन भी कहा गया है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहा गया है, लॉ ऑफ रेट्रीब्यूशन भी कहा गया है, लॉ ऑफ परफेक्ट जस्टिस भी कहा गया है, जैसे करनी वैसी भरनी भी कहा गया है। लॉ ऑफ परफेक्ट जस्टिस, अभी हमने बात करी ना, पेनल्टी नहीं होती यूनिवर्सल लॉ। अगर मेरे पास ताकत है, मैं आपकी जेब से पैसे लेके आपको धक्का मार के और मैं अपने रास्ते चल सकता हूँ, आप कुछ नहीं कर पाओगे। यूनिवर्स नहीं रोक सकता इसमें, कोई यूनिवर्सल नियम इसमें काम नहीं आएगा। वो यूनिवर्स ने हमें एक फ्री विल दी, आपको फ्री विल दी है, जो मर्जी करो, कोई पेनल्टी नहीं है इसमें। मगर लॉ ऑफ कर्म जो है जस्टिस देगा, इसलिए इसको परफेक्ट जस्टिस कहा है। मैन मेड लॉज में तो ऐसा है जी, पकड़ में आ गई चोरी तो ठीक है, आपको जुर्माना देना पड़ेगा, मगर अगर आपके पकड़ में आप नहीं आए तो आप बच जाओगे। और इसी चीज़ पे तो चोर उचक्के जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जो क्राइम करते हैं, वो सोचते हैं हम बच जाएंगे। हमें तो लॉ से बचना है, मैन मेड लॉ से बचना है। बाकी किसने देखा यूनिवर्सल लॉ? यूनिवर्सल लॉ में तो कोई, अगर यूनिवर्सल लॉ में होती कोई पेनल्टी तो कोई क्राइम करता ही नहीं। अगर मैं, जैसी मैंने अभी एग्जांपल दिया, आपकी जेब से मैंने पैसे निकाले, आपको धक्का मारा, और कोई आके मुझे धक्का मार के मेरे हाथ से पैसे लेके वापस कर दे, तो मैं क्या काम करता ये वाले? कभी भी नहीं करते। तो हम आगे समझेंगे ये लॉ ऑफ परफेक्ट जस्टिस, लॉ ऑफ कर्मा किस तरीके से ऑपरेट करता है, क्यों ये परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मैन मेड लॉज के अंदर अगर एक व्यक्ति ने गलत काम करा है और उसको जेल जाना पड़ रहा है, तो वो तो जा रहा है और अपने किए की सज़ा जैसे मैन मेड लॉज में उसको मिलनी चाहिए, बनाई हुई है, तो उसको मिल रही है। मगर अगर वो अकेला ब्रेड विनर है, ब्रेड अर्नर है, अकेला कमाने वाला व्यक्ति है अपने घर का, तो उसके तो घर की इनकम बंद हो गई जैसे वो जाता है जेल। तो उसके घर में जो 3, 4, 5, 7 जो भी लोग हैं, उनको भी तो सफरिंग हो रही है। उन्होंने क्या ऐसा जुर्म करा जो उनको अब फेस करने पड़ रही है प्रॉब्लम्स। मैन मेड लॉज में इसलिए जस्टिस जो होती है वो ठीक नहीं होती। सिर्फ हम मैन मेड लॉज में कोशिश करते हैं कि जस्टिस दिखा दें कि हाँ कुछ तो हमने करा। एक तो मैन मेड लॉज डेटरेंट की तरह पेनल्टीज को यूज़ करते हैं। डेटरेंट का मतलब डराने के लिए, धमकाने के लिए, रोकने के लिए कि आप गलत काम ना करें। अगर आप करेंगे तो आपको ऐसा भरना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा करोगे तो हम आपको उठा के सोसाइटी से एक जगह पे ठूस देंगे जेल के अंदर, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी फ्रीडम सबसे बड़ी, आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ी सज़ा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। अकेला एक जगह पे किसी को सीमित जगह पे बांध दो, एक कमरे में बंद कर दो। इससे ज़्यादा जो है बुरी सज़ा नहीं बताई गई, क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंसान पागल हो जाएगा, नॉर्मल व्यक्ति। तो ये सज़ा जो जेल में डालने वाली है, ये सज़ा दी जाती है और कोशिश ये करी जाती है कि इससे डर के व्यक्ति जो है गलत काम नहीं करे, मगर जस्टिस नहीं होती इसके अंदर। जैसे कि एक टाइम मेरे साथ हुआ था, मेरी गाड़ी को एक बस ने टक्कर मार दी, डीटीसी की बस थी दिल्ली के अंदर ही।
तो मैंने वो पास में पुलिस स्टेशन था, मैंने उसको रोक दिया और मैंने पुलिस के अंदर कंप्लेंट करी। पुलिस वालों ने उस बस को जो है पकड़ के कर दिया, चालान वालान जो करना था कर दिया। अब पुलिस स्टेशन मेरी उन्होंने सब कुछ लिया, जो भी स्टेटमेंट होता है लिया। फिर मैंने बोला भाई साहब मेरे जो टक्कर कट, जो मैंने पुलिस में बोला कि मेरे जो हुआ है डैमेज उसका तो आप मुझे भुगतान दिला। वो बोलते हैं इसका हमें कोई लेना देना नहीं है, हम उसने गलत काम करा, हमने उसका कर दिया, ये आप देखो अपना जो भी करना। तो मैंने बोला इसमें जस्टिस कहाँ हुई? मेरे नुकसान का तो मेरे को ही पे करना पड़ रहा है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे साथ उन्होंने चाहते तो वो बस वाला कर सकता था पेमेंट, जो भी हुआ खैर, मगर जस्टिस इस तरीके से नहीं होती है। तो जस्टिस मैन मेड लॉज में ठीक से होती नहीं है। यूनिवर्सल लॉज में परफेक्ट जस्टिस की बात करी गई है, जो लॉ ऑफ कर्म है। यहाँ परफेक्ट जस्टिस का मतलब ये है कि जिसको जो मिलना है उसको ही उतना मिलेगा। अच्छा या बुरा जो भी होगा, वो तो हमारी सोच है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसको वही मिलेगा जो उसको मिलना है, उसके साथ वाले को नहीं मिलेगा वो, अगर उसको नहीं मिलना है। हम इसको समझेंगे कि अगर मैंने कुछ करा तो मेरे साथ वाले लोग भी तो सफ़र करते हैं या उनको फ़ायदा होता है। तो लॉ ऑफ परफेक्ट जस्टिस में उसको भी देखा जाता है, वो भी फाइन ट्यूनिंग होती है। इसलिए तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मगर हम इन सब बातों पे चलेंगे, हम देखेंगे और हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि थियोसफी अकेली एक ऐसी फ़िलॉसफी है जहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ परफेक्ट जस्टिस को ठीक से एक्सप्लेन करता है। और अगर हमने इसको ठीक से समझ लिया, कर्म और कर्म के साथ में पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन, इन दोनों डॉक्ट्रिन्स को अगर ठीक से समझ लिया तो हम पाते हैं कि हमारे आसपास का जो संसार है उसके अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं उसका अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 50% जो रहस्य है, मिस्ट्री है ब्रह्मांड की, वो सॉल्व हो जाती है। हम ये समझ लेते हैं और हमारी समझ में आ जाता है कि दुनिया कैसे चल रही है। 50% में कह रहा हूँ, बाकी 50% दूसरे लॉस बताते हैं, जो हमने लास्ट टाइम उन लॉस का जिक्र करा था। तो ये 50% जो है हम इसको डिटेल में जानेंगे, ठीक से जानेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कर्म के बारे में भी अलग अलग ट्रेडिशंस के अंदर कुछ बातें गलत बताई गई हैं और वो गलत बातों से भी हमें बचना है। तो हम उसकी भी बात करेंगे आने वाले एपिसोड के अंदर। हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ कर्म के अंदर जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, जैसे कलेक्टिव कर्म, सामूहिक कर्म, इंडिविजुअल कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म, आगम कर्म, दृष्ट कर्म, अदृष्ट कर्म। फिर थियोसफी के अंदर दो और चीज़ें टर्म करी, स्पेसिफिक कर्म एंड जनरल फंड कर्म। इन सब की हम बात करेंगे। जब हम इन सब को समझ लेंगे ठीक से, तो मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि अपनी लाइफ की गुत्थी जो हमारे लाइफ में घट रहा है, वो हम काफ़ी हद तक उसको सॉल्व करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसमें मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ आप इसको मानिए, बिलीव करिए, आप इसको पहले समझ लीजिए, समझ कर इसके ऊपर विचार करिए, मनन करिए, पॉन्डर इट ओवर, सोचिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर हम लोग कभी भी नहीं कहते कि किसी चीज़ को मानने की ज़रूरत है। हम कहते हैं आप इसको अपनी कॉमन सेंस, अपनी रीजनिंग लगा के समझिए। अगर आपको समझ में आ जाता है, ठीक लगता है, तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा आपका रास्ता क्या है। तो आज तक जो हमने अभी समझा है वो यही है कि 4 ऑब्जर्वेशन जो हैं ये हमने देखी दुनिया के अंदर होते हुए, और इनको समझाने के लिए एक ही नियम है जो लॉ ऑफ कर्म है। और कर्म के साथ में हमेशा रीइंकार्नेशन जुड़ा होता है, क्योंकि कर्म हम इतने करते हैं कि हम एक जन्म के अंदर उनका भुगतान नहीं कर सकते। हम समझेंगे कर्म का मतलब भी क्या है और कौन कौन से लेवल्स हैं कर्म के, इनको भी हम समझेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तो आज आपसे फिर अब विदा लेते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।